Hello friends, now we are going to start with redemption of debenture, one of the interesting topic. बड़े ध्यान से देखिएगा एंड एक अच्छी वेटेज आपके एग्जाम में इसकी होती है, सो प्लीज बी केयरफुल। देखिए, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। रीपेमेंट कर रहे हैं किसकी? हम रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, मतलब लोन फ्रॉम पब्लिक, मतलब जो आपने पब्लिक से लोन लिया था उसकी हम क्या कर रहे हैं? रीपेमेंट। ठीक है, देखिए जब भी वर्ड रिडम्पशन आता है ना, सबसे पहले एक वर्ड हमें क्लियर होना चाहिए, दैट इज द सोर्स ऑफ रिडम्पशन। सोर्स ऑफ रिडम्पशन क्या होता है? देयर कैन बी टू सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट एंड द सेकेंड इज आउट ऑफ कैपिटल। अब ये क्या होता है आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल? एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक बैंक लोन लिया बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए का, ठीक है, जो कि हमें रीपे करना है आफ्टर 5 years, 5 साल बाद मुझे इस बैंक लोन की जो है रीपेमेंट करनी है। तो हमने क्या किया, जो भी बिजनेस किया ईयर 1, 2, 3, 4, 5 हर साल हमारे जो भी प्रॉफिट्स आ रहे थे, सपोज ईयर 1 के अंदर हमने 5 लाख कमाए, ईयर 2 में 6 लाख कमाए, फिर 4 लाख कमाए, फिर 3 लाख कमाए, फिर 8 लाख कमाए। तो जो भी हमारे हर साल प्रॉफिट आ रहे थे, हमें पता था हमें 5 साल बाद ये पैसा वापस करना है। तो मैंने ईयर 1 में से 5 लाख रुपए कमा करके एक अलग से गुल्लक बना ली और 5 लाख में से 2 लाख रुपए उस गुल्लक में डाल दिए। फिर अगले साल 6 लाख के प्रॉफिट आए तो फिर मैंने 2 लाख रुपए उस गुल्लक में डाल दिए। फिर अगले साल 4 लाख के आए तो सिर्फ 1 ही लाख डाले उस गुल्लक में। फिर 3 लाख आए तो फिर 1 लाख डाले उस गुल्लक में। और फिर आखिरी ईयर के अंदर 8 लाख के प्रॉफिट आए तो मैंने उसमें 4 लाख रुपए डाल दिए। तो इस तरीके से हुआ क्या, 5 साल के अंदर मेरी उस गुल्लक में टोटल 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बैंक वाले आए पेमेंट मांगने, गुल्लक फोड़ी, पैसा निकाला और उनको दे दिया। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। केस नंबर 2, अगर मैं ऐसा ना करता, मैं हर साल जो भी कमा रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं और खर्च कर देता और जो लोन की रीपेमेंट करनी है उसके लिए प्रॉफिट किनारे ना रखता, तो क्या 5 साल के एंड में मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं ये बैंक लोन के 10 लाख रुपए वापस कर सकूं? नहीं होता। उस केस में क्या करता मैं, या तो अपने बिजनेस के कुछ एसेट्स को बेच के लोन रीपे करता या किसी और से लोन लेके बैंक का वो पुराना लोन पे करता। बात समझ में आती है? सिचुएशन नंबर 1 में मैंने क्या किया, एवरी ईयर प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन सेट असाइड किया, क्योंकि आई नो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू रीपे द लोन। बट इन द सिचुएशन नंबर 2 आई एम नॉट सेटिंग असाइड एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मैं कोई भी प्रॉफिट किनारे नहीं कर रहा। मेरे को उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, बाय द एंड ऑफ 5 year या तो मुझे किसी और से लोन लेना पड़ेगा या अपने असेट्स को बेच के लोन रीपे करना पड़ेगा। यस और नो? आप एक बात बताओ, कौन सी सिचुएशन दोनों में से बेटर है, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? बट ऑब्वियस फर्स्ट वन, जिसके अंदर मैं हर साल कुछ प्रॉफिट सेट असाइड करता जा रहा हूँ और कंफर्टेबली इन द 5th year मैंने अपना लोन रीपे कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन रीपेमेंट इज मेड आउट ऑफ profits earned by business. Out of capital क्या होता है? When repayment, second situation, when repayment is made but not out of profits earned। हमने रीपेमेंट तो करी है बट जो हमने प्रॉफिट्स कमाए थे उसके अंदर से हमने रीपेमेंट नहीं करी। तो देयर इज अ डिफरेंस आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप मुझे यहाँ पर ये भी बताओ, आउट ऑफ प्रॉफिट बेटर होता है या आउट ऑफ कैपिटल? सर आउट ऑफ प्रॉफिट बेटर होता है, तो नोट
redemption out of profit is better than out of capital and it increases credit worthiness of the company। इससे कंपनी की जो क्रेडिट वर्थिनेस है बढ़ती है। क्रेडिट वर्थिनेस मतलब अगर उसे फ्यूचर में लोन वगैरह, एक बात बताओ, अगर मैं सिचुएशन 1 में लोन रीपे कर रहा हूँ और दूसरी कंपनी है जो सिचुएशन 2 में मतलब असेट्स को बेच के लोन रीपे कर रही है, तो आप लोन देना किसको पसंद करोगे? मुझको देना पसंद करोगे, क्योंकि मैंने कमा कर पैसे वापस किया, जबकि दूसरी कंपनी ने बिना कमाए पैसा वापस किया। समझ में आई बात? तो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट इज बेटर देन आउट ऑफ कैपिटल एंड इट इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ कंपनी। अब यही चीज़ हमारी अप्लाई होती है बेटा डिबेंचर्स पे। किस तरीके से, क्या, क्यों, सब बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज मैं एक बड़ा डिटेल एग्जांपल लूँगा जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। एक हमारी ABC लिमिटेड है। ABC लिमिटेड ने इशू किए 10% डिबेंचर्स 10 लाख रुपए के। 10% डिबेंचर्स इशू किए 10 लाख रुपए के और ये इशू किए 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, फिर नीचे आपको बताया गया डिबेंचर्स आर redeemable on 31st March 2018। 31 मार्च 2018 को ये डिबेंचर्स हमारे रिडीम होंगे। और उसके बाद बताया गया कंपनी सेट असाइड, या मैं आपको बोलता हूं कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे 15-16, 16-17, ध्यान से देखिए एक एक चीज, और 17-18, वो कंपनी के प्रॉफिट्स थे 6 लाख, 3 लाख और 5 लाख। ठीक है, जिसमें से कंपनी ने एक्सक्लूसिवली, क्योंकि उसे पता है 3 साल बाद उसे डिबेंचर्स रिडीम करने, तो हर साल अमाउंट सेट असाइड किया। 6 लाख में से फर्स्ट ईयर किया 3 लाख, यहाँ किया आपका 1 लाख और यहाँ आपका किया से 2 लाख। अभी सिर्फ आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करिए। हो सकता है आपने कहीं कुछ और पढ़ा हो तो आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, बट सारी चीज़ें बाय द एंड ऑफ द डे जाकर क्लियर हो जाएंगी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ध्यान से देखिए, तो कंपनी के प्रॉफिट से जिसमें से कंपनी इतना इतना सेट असाइड कर रही है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए 1 अप्रैल 2015 को। तो आपको इशू की एंट्री तो आती है, क्या होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से? 10 लाख, 10 लाख, और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10 लाख टू डिबेंचर्स 10 लाख। ठीक है, अब आराम से एक एक चीज नोट करिए सिर्फ। अब साल का एंड आया 31 मार्च 2016। बड़े आराम से रिलैक्स होकर सुनिए। कंपनी ने 6 लाख रुपए कमाए 15-16 में, जिसमें से 3 लाख रुपए कंपनी ने एक्सक्लूसिवली अलग कर दी, क्योंकि कंपनी ने कहा हमें डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। प्रॉफिट निकाल के एक अलग जगह रख दिए 3 लाख रुपए फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो प्रॉफिट कम किए,
तो हमने किया SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितना 3 लाख। और ये हमने किस पर्पस के लिए रखा है? एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना? 3 लाख। बात समझ में? हमने 3 लाख रुपए SOPL से निकाल के कहाँ ट्रांसफर किया? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या दिखा रहा है? देखो, मैं अपना बिजनेस कर रहा था तो गुल्लक में डाल दिया। अब कंपनी में थोड़ा ना गुल्लक मेंटेन होती है भाई। कंपनी के अंदर आपने क्या किया? प्रॉफिट निकाले 3 लाख और एक अलग से बना दिया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि दैट दिस रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब जो बात बताने चाह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। देखिए, आपने ये एंट्री कर दी SOPL टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावटी एंट्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो आप? एक बात बताओ, मैंने क्या किया? SOPL डेबिट टू DRR, प्रॉफिट मैंने सेट असाइड कर दी, बट जब 3 साल बाद 31 मार्च 2018 आएगी, उस दिन मुझे डिबेंचर्स को रिडीम करना होगा। तो रिडीम करने के लिए मुझको क्या चाहिए होगा? कैश चाहिए होगा, हाँ या ना भाई? आपने SOPL टू DRR कर दिया, इससे कोई कैश थोड़ी ना हमारा अलग हो गया, इससे तो सिर्फ प्रॉफिट्स अलग हुए हैं, कैश को भी तो अलग करना जरूरी है। यस और नो? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने घर वालों को प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको ना 5 साल बाद एक घर खरीद के दूंगा, ठीक है? अब मेरी सैलरी है 50 लाख रुपए साल की। जैसी 50 लाख रुपए की सैलरी आती थी, मैं क्या करता था? पेपर पे लिख देता था सैलरी 50 लाख और उसमें लिख देता फॉर हाउस 10 लाख पेपर पे, कि हाउस के लिए मैंने 10 लाख किनारे कर दिए, फिर 40 लाख रुपए और जहाँ जहाँ खर्च हो रहे, सिर्फ पेपर पे करता था, ठीक है? बट पैसे 10 लाख रुपए उस सैलरी में से निकाल कर किसी अलग से बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराता था, सिर्फ पेपर पे लिख देता था। हुआ क्या? 5 साल बाद घर वालों ने कहा कहाँ है घर? मैंने कहा पता नहीं यार, पैसे ही नहीं है, मैं तो पेपर पे लिख के देता था, नहीं है। तो घर वाले क्या बोलेंगे? पागल बना रहा है, पेपर पे लिख देता था, कैश कहाँ कब अलग किया तूने? आप मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ सेम वे यहाँ पर आपने प्रॉफिट कर दिया SOPL टू DRR, SOPL टू DRR तो आपने कर दिया, बट वेयर इज द कैश? उतना कैश भी तो आपको अलग करना पड़ेगा। यस और नो? तो अब आपने क्या किया? जितने का आपने DRR बनाया उतने के प्रॉफिट्स आपने बिजनेस से निकाले, और वो प्रॉफिट्स उतने के प्रॉफिट्स आपने बिजनेस से विड्रॉ करे इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब 3 लाख रुपए आपने बिजनेस से कैश निकाला और उसको किनारे रख दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने क्या किया? क्योंकि हमने 3 लाख का DRR बनाया है, तो ये सिर्फ एक दिखावटी एंट्री ना रह जाए, ये सिर्फ एक विंडो ड्रेसिंग का पार्ट ना बन जाए, तो हमने जितने का DRR बनाया, जितने के प्रॉफिट सेट असाइड किए हैं, उतने का बिजनेस से 3 लाख रुपए का कैश लिया और उसे किनारे रख दिया, हाँ या ना? पक्का? अब 3 लाख रुपए का कैश मैंने सेट असाइड कर तो दिया, अब इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करूं? भाई वो 3 लाख का कैश, 5 लाख बिजनेस में कैश था, 3 लिखा के किनारे रख दिया, हाँ या ना? अब वो 3 कैश क्या 3 साल तक बिजनेस में पड़ा रहेगा? पॉइंट नंबर 1। क्या मैं उसे कहीं यूज़ नहीं करूंगा? कंपनी उसे कहीं यूज़ नहीं करेगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिजनेस में तो वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। तो बेटर वो जो 3 लाख रुपए हमने सेट असाइड किया है, उसको हम कहीं बैंक में, कहीं सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दें, एक सेपरेट जगह रखते हैं जिसको हम 3 साल तक बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया? फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट ₹3 लाख। तो एंट्री आई आपकी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 3 लाख। यहां पर आपने प्रॉफिट सेट असाइड किए थे, ध्यान से समझना, प्रॉफिट सेट असाइड किए थे, जबकि इस एंट्री से आपने क्या सेट असाइड किया है? कैश सेट असाइड किया है।
आपने 3 लाख रुपए का कैश निकालकर एक सेफ जगह इन्वेस्ट कर दिया, जिसको आप यूज़ करोगे सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसको आप उसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं करोगे। तो ये जो दिखावटी एंट्री थी, इसकी सेंस तभी निकल के आती है जब उस पैसे को भी आप अलग कर देते हो। अगर उस पैसे को आपने अलग नहीं किया तो उस एंट्री की किसी भी तरीके की कोई सेंस निकल कर नहीं आती है। होपफुली आपको मेरी बातें कन्वे हो रही हैं कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमने कैश भी अपना सेट असाइड कर दिया बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। अब बात आती है अगले साल की, ध्यान से सुनिए। 31 मार्च 2017। अब आपने ये जो 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था 31 मार्च 2016 को, ऑब्वियसली उस इन्वेस्टमेंट पर आपको कुछ तो रिटर्न मिलेगा। भाई बैंक में भी रखते हो तो पैसा इंटरेस्ट मिलता है, सिक्योरिटी कुछ भी खरीदोगे तो उस पर कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर एक चीज, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स रिटर्न एट द रेट ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न मिलता है 10%। तो ये जो हमने 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, इस पे हमें 10% से अगले साल रिटर्न मिलेगा। तो 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000 रुपये। तो कहना ही से 30,000 रुपये हमें मिले, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, और हमें क्या मिला? इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितना मिला? 30,000। और 30,000 कैसे आया? 3 लाख का 10%। बात समझ में आ गई? 3 लाख का 10% ही आपके पास आया। अब आपने ये डेबिट किया क्योंकि आपके एसेट्स बढ़ रहे। अगर आपने ये क्रेडिट किया, क्रेडिट आपने इसलिए किया, आपने कहा क्योंकि ये हमारी इनकम है, इन्वेस्टमेंट पे मिली, लेकिन ये आपकी इनकम नहीं है। अब ये क्या सर, ये क्या कर दिया आपने? इनकम नहीं है बोल रहे हो। ध्यान से सुनिए बेटा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक एनजीओ स्टार्ट करी, ठीक है, और उसके अंदर हम एक लाइब्रेरी बनवा रहे, ठीक है, उसके अंदर हम एक लाइब्रेरी बनवा रहे। आपने उसमें 1 लाख रुपए की डोनेशन दी और आपने बोला कि सर मेरे स्पेशल नाम से एक अलमीरा आप पूरी रैक बनवाओगे, जिसपे मेरा नाम भी ऊपर लिखवा देना, दिस अलमीरा हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मी, और आपने उसके लिए पूरे 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। आज आप कंट्रीब्यूट करके चले गए, 1 साल बाद आए, आपने कहा सर वो रैक बन गई। मैंने कहा नहीं। आपके मन में खोट हुआ, आपने कहा आप भी खा गए सर पैसे, आपसे तो उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं पैसे नहीं खाया। वो जो आपके 1 लाख रुपए है ना, वो अभी आपके बैंक अकाउंट में हमने अलग से रख दिए हैं, क्योंकि अभी लाइब्रेरी में दूसरे काम चल रहे थे, वो अलमीरा बनाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने 1 लाख रुपए आपके बैंक में अलग से रखकर एफडी करवा दी है, ठीक है। अच्छा सर, अब वो एफडी करवाई तो उस पर सपोज 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल गया 10,000 रुपये। कितना मिल गया? 10,000। तो आप एक बात बताओ, मैंने बोला आपको कि मैं इस साल 1 लाख रुपए अलमीरा में लगा दूंगा, तो आपने मुझे कहा कि सर 1 लाख तो पिछले साल थे ना, 10,000 एफडी पे इंटरेस्ट भी मिल चुका, तो अब वो मेरा पैसा जो है वो कितना हो चुका है? 1,10,000 रुपये हो चुका है। तो आप अलमीरा में 1 लाख रुपये नहीं लगाएंगे, आप अलमीरा में कितने लगाएंगे? 1,10,000 रुपये। आपने मुझको ये समझाया। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो एक बात बताओ, वो जो 10,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला, क्या वो मेरी इनकम हो गई? वो मेरी इनकम नहीं हुई, वो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा भी मुझे इन्वेस्ट करना है उस अलमीरा की कंस्ट्रक्शन के अंदर। सेम वे आपने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए 3 लाख रुपए सेट असाइड किए, उस पर 30,000 रुपये कंपनी को इंटरेस्ट मिला। वो जो इंटरेस्ट मिला वो कंपनी के लिए एक तरह से कंपनी की लायबिलिटी है, बिकॉज इसको हमें यूज करना है टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसको हम यूज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए करने जा रहे हैं, इसलिए ये कंपनी की इनकम तो कदाचित बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये जो फिर हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट मिला है, इस पैसे को क्योंकि ये हमारी इनकम नहीं है,
तो हम SOPL में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये हमें यूज़ करना है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इसलिए हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो हमारी एंट्री क्या ड्राफ्ट हुई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना आया 30,000। तो हमें इंटरेस्ट मिला और उस इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। समझ में आ गया आपको? अब ध्यान से यहाँ पर एक बात समझिए, दो बातें मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। देखिए, आप देखो, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और उस पैसे को लेटर ऑन क्या किया, इन्वेस्ट किया। अगर आपने जितना पैसा सेट असाइड किया है उतना आप कैश भी सेट असाइड कर देते हो, तो कायदे से यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होता है वो फंड वर्ड यूज़ होता है, रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं होता। मतलब सर ध्यान से देखिए, डिफरेंस बिटवीन, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, DRR एंड डिबेंचर रिडम्पशन फंड, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट सेट असाइड करता हूं, उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता, तो आई विल यूज द वर्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बट अगर मैं प्रॉफिट सेट असाइड करता हूं एज वेल एज उस पैसे को इन्वेस्ट भी करता हूं, तो मैं रिजर्व वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज करता हूं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। इफ ओनली profits are set aside and no corresponding investments are made, it is known as DRR। बट DRF क्या होता है? If profits are set aside as well as corresponding investments are made by setting aside the cash, it is known as डिबेंचर रिडम्पशन फंड। उसको हम नाम देते हैं क्या, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो कायदे से दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन आपकी मोस्ट ऑफ द बुक्स में सिर्फ DRR यूज़ कर रखा है, तो आप भी फिर DRR ही यूज़ करके आएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि DRR और DRF में क्या डिफरेंस होता है, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया। हाँ, जब आप ये कर रहे हैं क्वेश्चन इस तरीके का, आप DRR लिख रहे हैं, तो आप बेशक एक काम करिए, रिजर्व के साथ ही स्लैश करके फंड लिख दीजिए, या आप क्वेश्चन के एंड में लिख दीजिए कि वी कैन यूज़ द वर्ड फंड बिकॉज वी आर साइमल्टेनियसली मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगर सिर्फ आप फंड लिख के आते हैं तो हो सकता है आपके स्कूल में कट कर दें और उनका ग्राउंड सिर्फ ये होगा किताबों में नहीं है। अब किताबों में गलत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। चलिए, मैंने आपको सेफ बता दिया कि किस तरीके से हम सेफ वे में निकल सकते हैं। हम रिजर्व स्लैश फंड दोनों लिखें, या हम उस चीज़ को नोट के अंदर एक्सप्रेस कर दें कि रिजर्व की जगह हम फंड में यूज़ कर सकते थे। चलिए, तो हमने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद हमें क्या मिला, इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। अब 31 मार्च 2017, इस साल हमने 3 लाख रुपए कमाए और 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपए क्या किए, सेट असाइड किए। तो एज यूजुअल जैसे हमने 31 मार्च 16 में किया था वैसे इस साल भी करेंगे। SOPL से हमारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, और कितना ट्रांसफ़र हुआ, 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर?
1 लाख रुपए हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर फिर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश। अब ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 बातें यहाँ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको सुननी समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बार जरा बस थोड़ा सा इसको रब कर लूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, यही एंट्री मैं 2 बार लिख रहा हूँ। सर 2 बार क्यों लिख रहे हो? अभी आपको सब पता लग जाएगा। DRI डेबिट टू कैश। देखिए अब जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके 2 ग्राउंड्स हो सकते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी करती है दैट कैन बी ऑन cumulative basis or that can be on non cumulative basis। वो किसी भी बेसिस पे हो सकती है। दैट कैन बी ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस और दैट कैन बी ऑन नॉन क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव में होता है कि इस साल आपने जितना DRR बनाया प्लस जितना आपको इंटरेस्ट मिला, आप दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आया उसको इस साल इंटरेस्ट में उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करोगे। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करोगे 1,20,000 की। अगर आपका क्यूमुलेटिव बेसिस पर चीज़ें चल रही हैं, क्यूमुलेटिव बेसिस पर इन्वेस्टमेंट होती है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? करंट ईयर DRR, करंट ईयर SOPL टू DRR प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर री इन्वेस्टेड। 2 चीजें इसमें री इन्वेस्ट होती हैं। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव में ओनली SOPL टू DRR अमाउंट इज इन्वेस्टेड। सिर्फ उस अमाउंट को ही हम जो है वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव है तो मैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ कितने की करूँगा? 1 लाख रुपए की करूँ। क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है या नॉन क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्यूमुलेटिव मानेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या मान के चलना है? क्यूमुलेटिव मानकर चलना है। तो आपको समझ में आया? यहाँ पर मेरा क्वेश्चन अब 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया कि इन्वेस्टमेंट्स क्यूमुलेटिव बेसिस पर हैं या नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस पर, और आगे पूरा क्वेश्चन मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करूँगा। फर्स्ट ईयर में मुझे दिक्कत नहीं थी क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिला था, सीधे SOPL टू DRR और उस पैसे को इन्वेस्ट किया। सेकंड ईयर में मुझे उस पर इंटरेस्ट मिला जिसको मैं DRR में ले गया, फिर इस साल का DRR बनाया। क्यूमुलेटिव बेसिस है तो मैं दोनों को मिला करके, सॉरी अमाउंट गलत लिख दिया, 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर मैं सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करूँगा। समझ में आया? अब बात आती है 31 मार्च 2018 की। ध्यान से देखिए, 31 मार्च 2018। अब क्वेश्चन 2 पार्ट में चलेगा, क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव। ध्यान से देखिए, अब क्यूमुलेटिव आपने ध्यान से समझना। एक बात बताओ, सिंपल सी बात, पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर में बैंक से FD करवाई 1 लाख रुपए की, तो अगले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 1 लाख पे 10%, कितना हो गया? 10,000। पहले साल आपने FD करवाई 1 लाख, फिर अगले साल आपने दोबारा से 1.5 लाख की FD करवाई सेकेंड ईयर में। ईयर 1 में 1 लाख की करवाई, ईयर 2 में 1.5 लाख की करवाई। तो ईयर 3 में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1.5 लाख पे मिलेगा या 2.5 लाख पे मिलेगा? 2.5 लाख पे मिलेगा। भाई ईयर 1 में FD करवाई थी तो क्या उसका एक ही साल इंटरेस्ट मिलेगा? आगे भी तो मिलता रहेगा। ईयर 2 में करवाई तो उसका 3rd ईयर में मिलेगा। तो टोटल ईयर 3 के अंदर यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ईयर 1 इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ऑन ईयर 2 इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना?
पक्का श्योर। तो सेम वे यहाँ पर जब आप 31 मार्च 2018 को आए तो 31 मार्च 2018 को आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, यस और नो। अब आप देखो फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी? सर फर्स्ट ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 3 लाख की, और सेकेंड ईयर में करी कितनी? सर सेकेंड ईयर में करी 1,30,000 की। तो 3 लाख प्लस 1,30,000 टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी ये थी, उसका आपको मिलेगा कितना? 10%। जबकि यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस चल रहा है ये 3 लाख, और नॉन क्यूमुलेटिव में आपने सेकेंड या थर्ड यहाँ पर कितने की इन्वेस्टमेंट की थी? 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। तो 3 लाख प्लस 1 लाख आपको जो यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा इसका 10% मिलेगा, कितना हो गया आपका? 40,000। जबकि यहाँ पर आपका कितना हो गया? 43,000। समझ में आई बात? अब इंटरेस्ट ऑन DRI हमारा कहाँ चला जाता है बेटा? सर इंटरेस्ट ऑन DRI हमारा चला जाता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पे। कितना चला जाएगा? 43,000। जबकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन DRI टू DRR कितना होगा? वो होगा 40। ये कौन सा केस चल रहा है? नॉन क्यूमुलेटिव। वो कौन सा चल रहा है? क्यूमुलेटिव, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इस साल हम दोबारा से ध्यान से देखिए, 5 लाख कमाए 18 में, और इस साल हम कितना DRR में डालने वाले हैं? 2 लाख रुपए। तो आपने क्या किया? SOPL डेबिट टू DRR 2 लाख था ना भाई, भूल गया मैं तो, देखो याददाश्त कमजोर हो गई। 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पर भी SOPL डेबिट टू DRR कितना? 2 लाख। समझ में आई बात? अब देखो 31 मार्च 2018, और उसने आपको बोला था कि डिबेंचर्स को हमें रिडीम करना है 31 मार्च 2018 को। आप हमेशा ये बात ध्यान रखें, इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन, जो भी आपका ईयर ऑफ रिडम्पशन है, इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन कभी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती, क्योंकि उस साल तो उल्टा हमें कैश चाहिए। इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन नो इन्वेस्टमेंट्स आर मेड, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं की जाती। रादर इन्वेस्टमेंट्स आर realized for cash। इन्वेस्टमेंट्स को हम रियलाइज करते हैं किस लिए? कैश में, क्योंकि हमें कैश चाहिए होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सपोज मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%। हमने 10% के प्रॉफिट्स पर अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बेची थी, जो भी कर रखी थी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप, हमने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखी थी? पिछले साल इन्वेस्टमेंट करी थी कितनी? मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि समझाने में दिक्कत ना आए आपको। पिछले साल हमने 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा सब कुछ छोड़िए, यहाँ मैंने निकाला तो है, यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 4,30,000 की, और यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है 4 लाख की, यस और नो। अब 4,30,000 की इन्वेस्टमेंट और यहाँ 4 लाख की, इनको मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचा। इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितना पैसा आएगा उसका अंदाज़ा भी लगा लेंगे।
2 डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हमारी खत्म हो गई बेटा। 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की थी यहाँ? 4 लाख की। कितने के प्रॉफिट पे बेची? 40,000। तो कितने की बिकी? 4,40,000। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना? यहाँ सॉरी, इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ 4 लाख की नहीं थी, यहाँ जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो थी 4,30,000 की। 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DRI, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आप मत लिखना, हानिकारक है पेपर के लिए। 43 और 43 ये कितना हो गया आपका? 4,73,000। तो आपको होपफुली दोनों केसेस क्लियर हैं। यहाँ 4,30 की इन्वेस्टमेंट थी, 10% प्रॉफिट 43,000, यहाँ 4 लाख की थी, 10% 40,000। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब ये जो प्रॉफिट आया है, अगेन इट्स नॉट अ इनकम बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन थी। तो ये जो प्रॉफिट हमारे पास आया है, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? DRR में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रांसफर टू DRR अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 40,000। और यहाँ पर भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DRI डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हाउ मच इट विल बी? 43,000 एंड 43,000। तो आपको होपफुली यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही हैं। हमने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लिया। अब हमारे पास कैश आ गया तो डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं। डिबेंचर्स हमारे कितने के थे बेटा? 10 लाख रुपए के थे। तो चलिए डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं। क्या एंट्री होगी उसकी? पेन चेंज कर लें अब, इसका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा। अरे भैया आ जाओ। हाँ, तो डिबेंचर्स डेबिट कितने के? 10 लाख टू डिबेंचर होल्डर 10 लाख, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर डेबिट 10 लाख टू बैंक कितना? 10 लाख। समझ में आई बात? हमने डिबेंचर रिडीम करते और यहाँ भी सेम एंट्री, चाहे क्यूमुलेटिव है चाहे नॉन क्यूमुलेटिव है, सेम एंट्री हमारी चलेगी। ठीक है, यहाँ तक। अब आप अगर पूरा ओवरऑल प्रोसेस देखें हमने क्या किया, एक बार मैं समराइज कर दूं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं। डिबेंचर थे, हमने उनको इशू किया पहली दूसरी एंट्री में, फिर जितना हमने प्रॉफिट सेट असाइड किया उसको इन्वेस्ट किया। कायदे से फंड यूज़ करना चाहिए बट हम रिजर्व करते हैं, ट्रेंड है, क्या करें। DRI टू बैंक इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद अगले साल जो भी इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम नहीं है, इसलिए मैं उसे DRR में लेके जाऊंगा। इनकम होती तो SOPL में लेके जाता, बट वो लायबिलिटी तो DRR में लेके गया। फिर इस साल अगेन मैंने 1 लाख रुपए सेट असाइड किए। ठीक है, अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट क्यूमुलेटिव बेसिस पे करता हूं तो इंटरेस्ट प्लस DRR 1,30 की इन्वेस्टमेंट करूंगा, बट अगर नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस पे करता हूं तो सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब अगले साल भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट अब अगले साल कितना मिलेगा? अगर क्यूमुलेटिव था तो पहले साल 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई, अगले साल 1,30 की, तो उसका 10% मिला 43। बट अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो 3 लाख और 1 लाख 4 लाख, उसका 10% 40,000 रुपये। ठीक है, ये फिर मेरा DRR में गया। फिर मेरा इस साल DRR बना 2-2 लाख का, बट क्योंकि ये ईयर ऑफ रिडम्पशन है तो इस साल मैं अमाउंट इन्वेस्ट
नहीं करूँगा, रादर देन जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उन्हें सेल आउट करूँगा। 10% प्रॉफिट पे बिकी तो 43,000 की प्रॉफिट पे बिकी इस केस में, और यहाँ बिकी 40,000 के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 440, यहाँ 473। जो भी प्रॉफिट आया हम DRR में ले गए और उसके बाद हमने अपने डिवेंचर्स को रियलाइज़ किया। तो यहाँ तक होपफुली आपको सारा क्लियर है। एक बार आप सारा पहले यहाँ तक रिवाइज करें, फिर मैं आपको लास्ट एंट्री के बारे में बताता हूँ कि लास्ट एंट्री क्या होती है। ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, लास्ट एंट्री क्या होती है कि जितना भी हमारा DRR में बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व के अंदर। जितना भी हमारा DRR में बैलेंस है, चाहे कोई भी क्यूमुलेटिव है चाहे नॉन क्यूमुलेटिव है, दोनों ही केस में जो भी हमारे पास DRR में बैलेंस है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया बेटा? जनरल रिजर्व में। क्यों किया उसका भी कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सपोज आपने बैंक से लोन लिया। अब आपने बैंक से लोन लिया सपोज 10 लाख रुपए का बिजनेस के लिए। तो बैंक से अगर बैलेंस शीट लोन लिया 10 लाख का, तो ऑब्वियसली उससे आप कुछ ना कुछ असेट्स लेकर आए होंगे। यस और नो? हाँ या नो? अब जब तक आप ये लोन का पैसा वापस नहीं कर देते, एक तरह से ये जो असेट्स हैं ये फाइनेंस हुए हैं किससे? लोन फंड से। यस और नो? बट वंस आप ये लोन का अमाउंट रीपे कर देते हो तो क्या असेट खत्म हो जाते? असेट तो बैलेंस शीट में स्टिल दिखते रहेंगे, बट आपने लोन अमाउंट रीपे कर दिया। तो ये असेट्स पहले लोन फंड से थे, बट वंस द अमाउंट इज रीपेड, ये असेट्स लोन फंड से नहीं है, ये हमारे ओन फंड से हो गए या इक्विटी के फंड से हो गए। हाँ या ना? अरे भाई 10 लाख का लोन था, लोन लेके हमने असेट्स खरीदे। आप क्या बोलोगे, असेट्स कहाँ से आए हैं? लोन के पैसे से। आपने लोन चुका दिया तो असेट्स भी खत्म हो गए क्या? असेट्स तो हैं। अब आप क्या कहोगे, जो असेट्स लोन खरीदे थे आपने वो लोन फंड्स के हैं? अगर आपने लोन रीपे कर दिया तो नहीं, फिर वो आपके अपने खुद के हो गए। हाँ या ना? अपने पैसों के हो गए। सेम वे आपने डिबेंचर्स इशू किए थे, उस पैसे से आपने कोई एसेट्स खरीदे थे। हाँ या ना? आपने DRR क्रिएट किया हुआ था जो कि बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड दिख रहा था। जब आपने डिबेंचर्स का अमाउंट रीपे कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग असेट्स क्या लोन फंड्स के हैं? नहीं, वो किसके हैं? अपने पैसे के। हाँ या ना? इसीलिए अपने पैसे के हैं, तो इसीलिए हम वो DRR का जो बैलेंस है, क्योंकि ये तो दिखा रहा है डिबेंचर रिडम्पशन, अब वो डिबेंचर रिडम्पशन नहीं है, वो अपने पैसे का हो गया, इसलिए मैं उसे कहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ? जनरल रिजर्व में। क्योंकि जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है? इक्विटी का पार्ट होता है, कैपिटल इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है। तो जितना भी आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो DRR टू जनरल रिजर्व, वो क्या दिखाता है? बीइंग assets financed by debenture funds now belongs from, ये रीजनिंग पूछी जा सकती है, इक्विटी। वो अब सब किससे बिलोंग करते हैं? इक्विटी से बिलोंग करते हैं। अब आप बैलेंस निकालिए कितना आ रहा है, देखिए। फर्स्ट ईयर में DRR में गया 3 लाख रुपए और कुछ नहीं, फिर DRR में गए 30,000, तो 3,30,000 हो गए। फिर 1 लाख और गया, 4,30,000, 4,30,000 के बाद 4,30,000 और 2 लाख, ये कितना हो गया? 4,30 और 2 5,30 6,30, 6,30 और 43 और 43, तो 36 प्लस 86। सिर्फ DRR जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रहा है उसको प्लस किया यार, कुछ नहीं कर रहा मैं ऐसा खास। एक यह आ गया आपका 7,16,000 और कहीं नहीं, ये 43 ये वाला था, सॉरी। तो 7,16,000 रुपये आपका DRR में है जो आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। बट इस केस के अंदर कितना है देखें जरा, थोड़ा इसमें शरीफों वाला अमाउंट आना चाहिए। 3 लाख, 3 और 30, 3,30, 4,30,
470 और 40, 470 और 2, 570, 670 और 710। इस केस में आपका आ रहा है 7,10,000 रुपये। तो जितना बैलेंस हमारा डीआरआर में है, जितनी बार डीआरआर क्रेडिट हुआ है सबको प्लस कर दीजिए और वो सारा बैलेंस जर्नलिज्म में चला जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर एक बात आप हमेशा याद रखो, बैलेंस इन डीआरआर अकाउंट रिप्रेजेंट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब अब जैसे कि सपोज आपके डिबेंचर थे 10 लाख के और आपका यहाँ पर इस केस में डीआरआर बना है 7,16,000 का, इतना ही बना है ना भाई क्यूमुलेटिव में। तो इतने के डिबेंचर आपके आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम हुए हैं, क्योंकि डीआरआर कहाँ से बनता है, प्रॉफिट्स में से ही बनता है, यस और नो। और जो आपका बैलेंस है, बैलेंस कितना बचा, 2,84,000, वो डिबेंचर्स आपके रिडीम हुए हैं आउट ऑफ कैपिटल। कहाँ से रिडीम हुए हैं, आउट ऑफ कैपिटल। इतना आपको ध्यान रखना है, जितना डीआरआर में बैलेंस है उतना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है। 10 लाख है डीआरआर में, डिबेंचर्स आपके 20 लाख के हैं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है बताओ, 10 लाख। और आउट ऑफ कैपिटल कितना हुआ है आपका, बैलेंस। समझ में आया? वो क्वेश्चन आपको 1 नंबर का दे देगा, डिबेंचर्स आर ऑफ ₹5 लाख एंड कंपनी wants to redeem 80% debenture out of profits. How much DRR is required? कितना DRR चाहिए बताओ, कितना चाहिए भाई? सीधा सा है, 5 लाख है, 80% रिडीम करने हैं, तो DRR 5 लाख का 80% कितना चाहिए, 4 लाख। क्योंकि जितना डीआरआर में बैलेंस होगा उतना रिडम्पशन हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैंने आपको सारा का सारा बताया। अब यहाँ तक आप पहले अपना सारा पार्ट स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसी चीज़ के लेजर अकाउंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सारा का सारा पार्ट सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेशक मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप पहले प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आप लेजर बनाना शुरू करें। एक क्वेश्चन मैं लिख के छोड़ देता हूँ, इसको आप पहले अपनी तरफ से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। 10% डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 2015, 20 लाख, रिडम्पशन ऑन 31st March 18, DRR created on 31 March 16, 17, 18, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है। Investments are made at interest of 10%, 10% इन्वेस्टमेंट पे करिए, दोनों पे करना आपको, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दोनों प्रैक्टिस करो। एंड सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 50,000, और उसे हमने 50,000 के प्रॉफिट्स में बेचा ऑन 31 मार्च 2018 को। तो आप ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, इसको एक बार आप उस बेसिस पे एंट्रीज करिए। बट इन लेजर अकाउंट्स के लिए लगभग आप 3 पेज छोड़कर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आई? उसके अभी मैं आपको लेजर्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।